नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट 2025 जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका जो है नोटिफिकेशन आ गया है, यानी 11 तारीख से उसका ऑनलाइन किया जाएगा। 19 तक डेट दिया है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कल से ऑनलाइन कर दीजिएगा और तैयारी में रख जाइए, क्योंकि समय कम है। तो आप लोग तैयारी में रख जाइए। उसी से संबंधित जो है आज एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, कुछ PYQ को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा PYQ को इस वीडियो में हम लोग करेंगे और प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 PGT, यानी आज हम लोग बिहार स्टेट 2025 एग्ज़ाम होने वाली है उसी का पेपर 2 PGT यानी 11th-12th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। यानी हिंदी सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को हम जो करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट 2023 में पूछा गया था, वही प्रश्न है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़ जाइए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सजेक्शन। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए, आपका 100% स्टेट का रिजल्ट हो जाएगा हिंदी जंक्शन के निर्देशन में, मेरे मार्गदर्शन में। तो आप लोग चैनल से ज़्यादा जुड़िए और देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो है पूछे गए 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और स्टेट पेपर 2 हिंदी के लिए हिंदी जंक्शन से बेस्ट कोई गाइडलाइन करने वाला चैनल नहीं है। यहाँ 100% बच्चों को रिजल्ट मिला है। आप खुद पूछ सकते हैं जो ज्वाइनिंग किए हैं उनसे, या फिर किसी और माध्यम से। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे 199 रुपया पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से हिंदी के लिए कहीं भी कुछ देखने की या बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरा वीडियो ही काफ़ी है। और इसी तरह आप जो है 15 से 20 दिनों में हम लोग स्टेट के क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। एक दिन में हो सकता है 3-3 क्लास हम लोग देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, क्योंकि 10 से 15 दिन में सारा क्लास ख़त्म कर दी जाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 2 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न को जो है आप लोग जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपसे पूछा जाता है और ये जो है CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग जो है उसका अभी अभ्यास कर लीजिएगा कि कभी कभी होता है आप कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होता है। तो हम यही सलाह देंगे कि आप लोग जो है कंप्यूटर पे 1-2 दिन जो है मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, तो आप लोग बेहतर होगा। और उसके लिए हो सकता है कि हम मॉक टेस्ट के लिए जो है स्पेशल 4-5 सेट बनाएंगे, जो आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना है। यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से किसने माना है। तो ये जो प्रश्न पूछा गया था, तो ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा है, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हम जल्दी चलेंगे। आदिकाल को चारणकार किसने कहा है? तो आदिकाल को जो चारणकार कहने वाले हैं वो गिरियर्सन है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अब देखिए, विस्तार से जब डिजिटल बोर्ड पे हम लोग कक्षा करेंगे वहाँ पे देखेंगे, और चीज़ों को जो है विस्तार से बताया जा चुका है नोट्स में, तो आप वहाँ क्लास कीजिएगा तो वहाँ डिटेल से देखते चलेंगे। हम लोग यहाँ सिर्फ नमूना देख रहे हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार हो सकता है कि प्रश्न थोड़ा सा हार्ड दे दे, क्योंकि समय बहुत कम दिया है और BPSC में भी क्वालिफाई करना है। इसके लिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन पूछेगा ताकि कम बच्चों का वहाँ रिजल्ट हुए, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका लिखा हुआ है? तो डॉक्टर सुमन राजे का ये लिखा हुआ है।
सुमन राजे का लिखा हुआ है, तो विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न जो पूछा गया था 23 में बहुत सरल था और 24 में थोड़ा सा कठिन किया था, लेकिन फिर भी सिलेबस से पूछा जाता है। तो चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का विवेचन और नामकरण किया है वो लगभग यानी 12 पुस्तकों के आधार पर किया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया है? तो उत्तर मध्यकाल का जो नामकरण किया है वो रीतिकाल नाम दिया है, यानी विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? ये थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग। तो रीतिकाल को कलाकाल जो कहने वाले हैं वो रामाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है रीतिकाल को रीतिकाल कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है श्रृंगार काल कहते हैं और अलंकृत काल जो है मिश्र बंधु कहते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संतन को कहाँ सिकरी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? संतन को कहाँ सिकरी सो काम आवत जात पहनिया टूटट बिसरे गयो हरि नाम। तो ये जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो कुंभन दास की ये पंक्ति है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, हिंदी जंक्शन चैनल पे स्टेट पेपर 2 का संपूर्ण तैयारी आपको करवा दी जाएगी। 2 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और आज जो है प्रीवियस सेट देख रहे हैं, और आगे वाले जो दिन हैं उसमें हम लोग कविता को देखेंगे, निबंध को देखेंगे, कहानी को देखेंगे, और जितना जल्दी हो सके 10 से 15 दिन में आपका क्लास खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, चंद्रवर दाई के उस पुत्र का नाम बताएं जिसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया है। तो पृथ्वीराज को पूर्ण करने का कार्य जो है वो जरहन के द्वारा माना जाता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया? यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, गारसा दा तासी के द्वारा लिखा गया था, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसा दा तासी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आदिकाल को बीजवपनकार किसने कहा है? तो आदिकाल को जो बीजवपनकार कहा गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। जब हम लोग हिंदी साहित्य का नामकरण एवं जो है कार्य विभाजन देखेंगे तो ये टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम अपने क्लास में जब है समाहित करते जाएंगे और एक एक चीज़ कहाँ से पूछा है ये इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि तैयारी आपका बेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ जो क्लास करवाएंगे आप ईमानदारी से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है रिजल्ट 100% हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि आप लोग ज्ञानवान हैं, सभी कोई MA करके यहाँ नेट निकाल करके तैयारी में लगे हुए हैं, तो हमें पता है कि आप लोग के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन हम लोग बुद्धिमत्ता से जो है एग्ज़ाम को करेक्ट करेंगे, तो चीज़ों को यही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए दिख रहा है सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो आपको पता है ब्रज भाषा के कवि हैं और कृष्ण भक्त कवि हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस आलोचक ने रीतिकाल को कलाकार कहा है? तो किस आलोचक ने कलाकार कहा है? तो रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। देखिए एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा था, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके पूछा था शब्दों में। तो ऐसे ही प्रश्न में जो पूछा जाता है शब्दों में उलझाया जाता है, तो उससे आपको बचना है ताकि एग्जाम में आपका रिजल्ट पक्का हो सके। आगे बढ़ते हैं। संदेश रासक कितने प्रकरण में बटा हुआ है? संदेश रासक जो अब्दुल रहमान की रचना है तो वो कितने प्रकरण में बटा हुआ है ये पूछा गया है। तो 3 प्रकरण में बटा हुआ है ये, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी जो नाटक है उसके रचयिता कौन है आपको बताना है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ये बहुत प्रसिद्ध कहावत है। तो ये जो नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन है? ये बराबर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम जो महाकाव्य है वो आपको पता होनी चाहिए। प्रिय प्रवास है, हरि औध की रचना है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, 1914 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न खांड कवियों के रचयिता कौन हैं? तो ये जो काव्य हैं इसके रचयिता जो है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्लास को भी करना है और समय का अभाव है। तो हिमकृष्णी और हिमतरंगिणी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हिमकृष्णी हिमतरंगिणी, माखन राज चतुर्वेदी की ये जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। और माखन राज चतुर्वेदी की एक प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा, और एक भारतीय आत्मा माखन राज चतुर्वेदी को भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म काव्य विद्रोह माना है? तो स्थूल के प्रति जो सूक्ष्म का विद्रोह माना है वो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, यानी विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति रहा है? तो प्रकृति का जो मानवीकरण है वो छायावाद की एक जो है प्रमुख प्रवृत्ति रहा है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। तो हम लोग जो है हर एक बात का जो है प्रवृत्ति को भी पढ़ेंगे कि कौन सा वाद जो है कौन सा युग का क्या प्रवृत्ति रहा है, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको सारे चीज़ जो है हिंदी जंक्शन चैनल पे उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे तो दिक्कत ना हो। आप लोग जो है चैनल पे बने रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। और जो है अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो धर्मवीर भारती की रचना है वही पूछा गया है, तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती की ये रचना है अंधा युग। आगे बढ़ते हैं, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो अशोक के फूल जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अशोक के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिरीष के फूल, ये सारे जो निबंध है विकल्प सी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आगे बढ़ते हैं, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, तो किस रूप में विख्यात हैं सरदार पूर्ण सिंह? तो निबंधकार के रूप में विख्यात हैं, जिनकी निबंध आपको सिलेबस में लगा हुआ है, पढ़ना है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जन्मजय का नागयज्ञ, जन्मजय का नागयज्ञ ये के रचनाकार कौन हैं? तो जन्मजय का जो नागयज्ञ है वो प्रसाद की रचना है, यानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है जन्मजय का नागयज्ञ, विकल्प डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो चंद्रगुप्त जो नाटक है उसकी जो नायिका है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी जो नायिका है कर्नेलिया जो है नायिका के रूप में आई है, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। अब देखिए चंद्रगुप्त नाटक जो है जयशंकर प्रसाद की नाटक है, जिसमें 44 दृश्य है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो ये हबीब तनवीर की नाट्य कृति है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। हबीब तनवीर का नाटक है, आगरा बाजार हबीब तनवीर का है, ये भी ध्यान में रखिएगा, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके सामने है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो अंधा युग जो नाटक है धर्मवीर भारती का महाभारत की कथा पे लिखा गया नाटक है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। विकल्प सी जो नाटक है वो सही हो जाएगा। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है, जो महाभारत की कथा पे लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है? तो कल्पवास की जो स्मृतियों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है वो रचना है ठकुरी बाबा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद की जीवनी करम के जादूगर के रचनाकार हैं, तो करम के जादूगर जो रचना है उसके रचनाकार कौन है?
तो मदन गोपाल जो है करम के जादूगर के रचनाकार हैं, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक का रेखाचित्र संकलन है? माटी हो गई सोना किसकी रचना है? तो ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। तो हर एक सेक्शन से देखिए प्रश्न पूछा गया है, तो आपको सभी सेक्शन को साथ लेकर के चलना है और हम सभी सेक्शन को जो है क्लास बाई ख़त्म करते जाएंगे और 15 से 20 दिन में हम लोग क्लास ख़त्म कर देंगे। अब देखिए भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखाचित्र है? तो भक्तिन जो संकलित किया गया है वो स्मृति की रेखाएं में संकलित किया गया है, यानी विकल्प डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मंटो संबंधी जो रचना है मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार हैं। तो मंटो मेरा दुश्मन जो रचना है वो किसकी रचना है? तो उपेंद्र नाथ अस्क का रचना है मंटो मेरा दुश्मन, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न का स्तर कितना अच्छा था, यानी सब कुछ सिलेबस से पूछा गया था। तो इस बार भी ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा शब्दों में फंसाएगा तो हम लोग उसका तैयारी कर लेंगे। कहीं से आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, सारा चीज़ हम लोग कर लेंगे। 15 से 20 दिन में आपका क्लास खत्म कर दिया जाएगा। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है। तो शिवरानी देवी ने जो है प्रेमचंद की कौन सी जीवनी लिखी है ये पूछा जा रहा है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रेमचंद घर में जो है शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है, जो प्रेमचंद की पत्नी थी। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, याद हो कि ना याद हो बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है? याद हो कि ना याद हो ये जो रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो काशीनाथ सिंह के द्वारा ये रचना लिखा गया है, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कानों में कंगना, कानों में कंगना ये जो निबंध कानों में कंगना जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष कौन है? राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये पूछा गया था। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। तो जब हम कहानी पढ़ेंगे तो उसका प्रकाशन वर्ष, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी संग्रहित किया जाएगा। तो कहानी में हम लोग सारा डिटेल पढ़ेंगे, जिससे ऐसे प्रश्न का जवाब हम लोग बहुत आराम से दे सकेंगे। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जर्मन रफ्टन को किसने मार गिराया? जो जर्मन रफ्टन को था उसको किसने मार गिराया? उसने कहा था, जो कहानी है उससे ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो होगा यानी रहना सिंह ने जो नायक है वो मार गिराया था, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया है? यानी फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किस कहानीकार ने किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुरेरी ने किया है, यानी उसने कहा था कहानी पढ़िएगा तो ये फ्लैशबैक में लिखा हुआ कहानी है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुर्री काकी और मुनरी किस कहानी के पात्र हैं? गुर्री काकी और मुनरी जो हैं वो किस कहानी के पात्र हैं आपको बताना है। तो ये जो पात्र हैं वो पंचराइट कहानी के पात्र हैं, जिसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो सिलेबस में लगा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आगे पूछा जा रहा है, पंचराइट को कौन जलाता है? यानी पंचराइट कहानी में पंचराइट जो खरीदा करके आता है तो उसको कौन अंततः जलाता है? तो गोधन जो नायक है वो जलाता है, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न सामने है, कहानी का प्रौढ़ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो कहानी का प्रौढ़ जो शीर्षक पाठ है वो कहानी है शिवपूजन सहायिका, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, जिसमें भगजोनी जो है नायिका है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न सामने है, भगजोनी किस कहानी की पात्र है? तो भगजोनी जो पात्र है वो कहानी का प्रौढ़ जो कहानी है उसी का पात्र है, विकल्प सी सही हो जाएगा। सिक्का बदल गया कृष्णा सुप्ती का है, ईदगाह प्रेमचंद का है, दालपान की बेगम जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आगे बढ़ते हैं, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किन दो गांवों का उल्लेख किया है? तो गोदान में जो गांव आया है वो सिमरी और बेरारी को जो है गांव का चर्चा किया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। दोनों गांव के बीच की दूरी जो है 5 मील बताया गया है, यानी गोदान उपन्यास 1936 में लिखा गया था, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पात्रों में कौन होरी की पत्नी है? यानी यहाँ जो पात्र दिया गया है
इसमें कौन जो है होरी की पत्नी है। तो होरी की जो पत्नी है वो धनिया रहती है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धनिया विकल्प में नहीं है और धनिया जो है उसकी पत्नी रहती है। आगे बढ़ते हैं। गोदान के किन दो पात्रों के बीच सहजीवन यानी रिव इन रिलेशन की झलक मिलती है। तो रिव इन रिलेशन की जो झलक मिलती है वो किसके बीच मिलती है। तो ये जो झलक मिलती है वो मिस्टर मेहता और मालती के बीच मिलती है, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने का चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन गोदान के किस पात्र का है। यानी ये जो कथन है वो गोदान के किस पात्र की है का है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर मेहता के द्वारा कहा जाता है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है, प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर हैं, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है। ये जो कथन है गोदान से दिया गया है और ये कथन किसका है। तो ये जो है प्रोफेसर मेहता का कथन है, विकल्प जो ए हो जाएगा सही होगा। इसका सही आंसर प्रोफेसर मेहता। मेरा आचर उपन्यास में कौन सा चरित्र या पात्र तहसीलदार के पद पर है। तो तहसीलदार कौन रहता है मेरा आचर में, आपको बताना है, प्रश्न पूछा गया है। तो तहसीलदार जो रहता है वो विश्वनाथ प्रसाद रहते हैं, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें फूल भी है, सूर भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ उपन्यास से उद्धृत है। तो कौन से उपन्यास से ये उद्धृत किया गया है, दिया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है मेरा आचर उपन्यास से दिया गया है, जिसकी भूमिका में फणीश्वर नाथ रेणु जो है ये बात लिखते हैं। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था और इसमें जो है मेरीगंज गांव का जिक्र है जो बिहार के पूर्णिया जिले में है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है मेरा आचर, यानी विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का नायक है। तो चंद्रगुप्त जो नाटक है उसका नायक कौन है। तो चंद्रगुप्त नाटक का जो नायक है वो चंद्रगुप्त ही है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। आगे देखिए दिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कर्नेलिया किसकी पुत्री है। तो कर्नेलिया जो पात्र है, नायिका है, वो किसकी पुत्री रहती है। तो ये जो पुत्री है वो सिरिकस का है, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। सिरिकस की पुत्री रहती है। आगे बढ़ते हैं। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। ये कथन किसका है। ये जो कथन है वो किसका कथन है। तो ये जो है चंद्रगुप्त का कथन है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। यानी चंद्रगुप्त नाटक से दिया गया है और चंद्रगुप्त का ही कथन है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, मगध की राजकुमारी का नाम क्या है। अब देखिए चंद्रगुप्त नाटक के आधार पे बताना है कि मगध की जो राजकुमारी है उसका नाम क्या रहता है। तो मगध की जो राजकुमारी है वो कल्याणी रहती है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। कल्याणी मगध की राजकुमारी के रूप में चित्रित किया गया है चंद्रगुप्त नाटक में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है। चंद्रगुप्त जो नाटक है कैसी नाटक है। तो ये जो है ऐतिहासिक नाटक है। ऐतिहासिक पात्रों को, घटनाओं को इसमें उकेरा गया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है, आषाढ़ का एक दिन निम्न में से कौन सी विधा है। आषाढ़ का एक दिन हिंदी की कौन सी विधा है। तो आषाढ़ का एक दिन जो है वो नाटक है और ये जो नाटक है मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश का नाटक है जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में किया था, जिसकी नायिका मलिका और नायक जो है कालिदास होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे। ये देखिए नया क्वेश्चन बनाया गया था
तो आप जब भी एग्जाम में बैठिएगा तो एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन के बीच में आप जो उलझिएगा नहीं, उसको छोड़ करके निकल देना है। पहले जो आएगा उसको अच्छे से बना लीजिएगा, उसके बाद अंत में समय बचेगा तो उस पर विचार करना है, क्योंकि आपको समय भी मैनेज करना होता है। तो समय का ध्यान में रखते हुए नए जो प्रश्न रहेंगे एक दो, उसको छोड़ते हुए चलना है। और ये जो है CBT एग्ज़ाम होगा तो ये भी ध्यान में रखना है, समय मैनेज करना भी आपका जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि समय से सारा चीज़ होता रहेगा। एग्ज़ाम समय का ही खेल होता है, तो आप समय मैनेज कीजिएगा। तो ऐसे जो नए प्रश्न होते हैं वो प्रश्नों को आपको तुक्का लगा करके चलना है। जब जानकारी नहीं है तो इसका जो है मनी कॉल जो है सही आंसर होगा, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, 100 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें देखिएगा आपका कितना सही होता है और प्रश्न के स्तर को समझना है। सबसे पहली बात है, प्रश्न को पढ़ना या याद करना नहीं है, प्रश्न के स्तर को समझना है, ताकि आप देख सके कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। क्योंकि आप लोग पहली बार ए स्टेट में बैठिएगा तो प्रश्न को समझना जरूरी है। उसी को ध्यान में रख करके हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बता रहे हैं, ताकि आगे जो क्लास होगा वो देखिएगा कि आपके स्तर को कितना ख्याल में हम रखते हुए क्लास करवा रहे हैं। तो गेहूँ और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? तो गेहूँ और गुलाब में जो लेखक की इच्छा होती है वो होती है गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, ये तो इच्छा रहती है। तपस्या करने की ये जन नहीं, वृत्तियों को उधरगामी करने की, ये जो है सही है, यानी विकल्प ए और सी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुलाब किसका प्रतीक है? गुलाब जो गेहूं और गुलाब जो निबंध है उसमें गुलाब जो है किसका प्रतीक है? तो गुलाब जो प्रतीक है वो विलासिता का और जो है गंदगी का, दोनों का प्रतीक है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, तो विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है? तो रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया जो कहने वाले हैं वो गेहूं की, गुलाब की जो दुनिया है उसे कहा है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। गेहूं और गुलाब से लिया गया है। तो जब हम निबंध पढ़ाएंगे तो आपको पूरा निबंध वहाँ दिया जाएगा और निबंध से संबंधित MCQ रहेंगे। तो आप लोग अगर नोट्स दिए हैं तो निबंध को, कहानी को अच्छे से पढ़िएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। बाकी जो है कुछ प्रश्नों को और उसमें जोड़ेंगे ताकि आपका जो प्रश्न का स्तर है वो बढ़ सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता में भाषा सदा कैसी रहती है? तो आचरण की सभ्यता में जो भाषा होती है वो कैसी रहती है? तो सदा मौन रहती है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, पूछा जा रहा है, आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी रखती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो ये जो पंक्ति दी गई है आचरण की सभ्यता निबंध से दी गई है, विकल्प डी सही हो जाएगा, सरदार फूल सिंह का निबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है, आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो किसकी भाषा शब्द रहित है ये आपसे पूछा गया है। तो प्रेम की जो भाषा है वो शब्द रहित है, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को स्तर बताने के लिए सेट को जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सी है आपको बतानी है। तो देखिए, आचरण की सभ्यता जो है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, यानी विकल्प सही हो जाएगा। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्र, तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कब फूटा गिरी के अंतर से किस अंचल से उतरा नीचे? उपयुक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से है? तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? तो जीवन का झरना यानी RC प्रसाद सिंह की कविता से ये दिया गया है, यानी विकल्प जो डी हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? यानी मैंने उसको जो कविता है वो किस कविता में संकलित किया हुआ है? तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है मैंने उसको जब जब देखा। तो ये जो कविता है उनकी प्रसिद्ध रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, जहाँ ये संकलित किया गया है, तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। तो जब हम कविता पढ़ेंगे तो उसके जो है शब्दार्थ को देखेंगे, उसके भावार्थ को देखेंगे, कवि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम जो है गागर में सागर भरने का काम करेंगे। आपको जो है
चीज़ों को इकट्ठा करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि आपका जो तैयारी है बेहतर हो सके। और हिंदी जंक्शन चैनल से जुड़ने का मतलब है आपका 100% रिजल्ट होगा ही, बशर्ते आपको 2 बार 3 बार देखना है चीज़ें को। तन चितऊर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तन चितऊर मन राजा किन्हा, ये जो पंक्ति है कहाँ से दिया गया है? तो पद्मावत से दिया गया है, यानी विकल्प जो बी है सही हो जाएगा। जायसी की बहुत प्रसिद्ध रचना है जिसका नागमती वियोग खंड आपको पढ़ना है। आगे पूछा जा रहा है पद्मावती के पिता का नाम क्या था? तो पद्मावती के जो पिता थे उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो गंधर्व सेन था, यानी विकल्प जो बी है सही हो जाएगा, गंधर्व सेन था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है? यानी किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण का कीर्तन की जा सकती है? तो देखिए यहाँ दिया गया है ते ही जन्म ही बिनु तो ही समओत सागर हरि समाना। ये जो पंक्ति है इससे कीर्तन किया जा सकता है। ये समय तो है वर्णन किया गया है, ये तो भैरवी का है, विद्यापति के जय जय भैरवी, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जरे नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है? इस पंक्ति से किस कवि का संबंध है? ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसका है? तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है जो आपकी सिलेबस में लगा हुआ है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो वह कौन सा रस है जिसे रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा गया है, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो ये भोज्य भोजक जो संबंध माना है वो भट्टनायक ने माना है, यानी विकल्प जो बी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हम बहुत जल्दी जो है इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। आरंभन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं? तो आरंभन की जो चेष्टाएं हैं उसे जो है उद्दीपन कहा जाता है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। और यहाँ जो भी आंसर बताया जा रहा है वो बिहार स्टेट ने जो आंसर माना है उसी को यहाँ बताया जा रहा है ताकि एक एक आंसर आपका सही हो सके। और 1-2 आंसर तो गलत भी माना है तो उस पर चैलेंज किया जाता है, तो उसको अभी नहीं देखना है। जब एग्ज़ाम होगा तो उस पर विचार किया जाएगा कैसा प्रश्न रहेगा, कैसे प्रश्न को जो है देखना है। कार्य और कारण में संगति ना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कार्य और कारण जब ना होता है तो असंगति होता है अलंकार, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताएं। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन हैं? तो वो जो है भामा है अलंकार संप्रदाय के, तो विकल्प जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा, आचार्य भामा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अर्थालंकार है? तो यहाँ बताना है कि निम्न अलंकारों में कौन जो है अर्थालंकार है। तो देखिए श्रेष यमक वक्रोक्ति सभी जो है शब्दालंकार है, लेकिन रूपक जो है अर्थालंकार है, तो विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए पूछा गया है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन बीपीएससी जो है 2 प्रकार के माना। अब देखिए कन्फ्यूजन है, बीपीएससी में 2 प्रकार के माना गया है और ए स्टेट में जो है 3 प्रकार के माना गया है। तो जब बीपीएससी में आप लोग बैठिएगा तो 2 ही लगाइएगा, लेकिन ए स्टेट में बैठिएगा तो आपको 3 अलंकार लगाना है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो विकल्प सी इसका सही आंसर माना है आयोग, तो हम सी को ही मान करके चलेंगे। आगे पूछा जा रहा है प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के अनुसार जो सर्वनाम के भेद हैं वो 6 भेद हैं, यानी विकल्प जो ए हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न सामने है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। तो जो संबंध बताता है उसे जो और सो जो है संबंध बताता है, तो विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है? तो सर्वनाम के बारे में कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। तो देखिए भाषा चंद्रोदय में सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है, किया गया है। सर्वनाम एक अभिकारी शब्द है,
तो सर्वनाम अविकारी नहीं, विकारी, ये तो गलत हो गया। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है, बिल्कुल सही है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है असत्य है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, यानी सर्वनाम एक अविकारी शब्द नहीं है, विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखिए कुछ कुछ प्रश्न जो है बहुत सरल पूछे गए हैं, तो आप ये नहीं सोचिए कि इसको एग्जाम को निकालना बहुत आसान है। जब तक आप पूरे सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़िएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग सिलेबस के अनुसार ही तैयारी कीजिएगा और हम सिलेबस के अनुसार ही आपका तैयारी करवाएंगे। तो देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, आपको पता है, विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से के योग से बना है? तो प्रा उपसर्ग से बना हुआ शब्द है वो कौन सा है? तो देखिए प्रतिदिन, प्रतिजोर एक, प्रतिजोर उपकार, यानी प्रख्यात, प्रजोर ख्यात, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। प्रख्यात शब्द जो है प्रा उपसर्ग से बना हुआ है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? प्रत्ययों से बने हुए शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो इसके जो भेद होते हैं मुख्यतः 2 भेद होते हैं, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रत्येक टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन किस वर्ष नियुक्त हुए? यानी संपादक जो है किस वर्ष नियुक्त हुए सरस्वती पत्रिका के, ये आपसे पूछा गया है। तो 1903 से 1920 तक जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन करते हैं, यानी विकल्प सी है। तभी 1900 ईस्वी से 1918 1920 तक जो है द्विवेदी युग माना जाता है, नाम दिया जाता है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड को माना जाता है, विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसको युगल किशोर ने 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया था, विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ब्राह्मण जो पत्रिका है उसका प्रकाशन जो होता है वो कानपुर से होता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, प्रताप नारायण के संपादन में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, तो लाहौर से जो पत्रिका प्रकाशित होती थी वो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका थी, यानी विकल्प जो डी है सही हो जाएगा। जब पत्रिका वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो एक एक पत्रिका को जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है कलकत्ता से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो विशाल भारत का जो प्रकाशन किया गया था वो 1928 ईस्वी से किया गया था, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, तोप मुकाबिर ना हो तो अखबार निकालो, किसने कहा है? यानी ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो है अकबर इलाहाबादी के द्वारा कहा गया है, यानी विकल्प जो बी है सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध खड़ग विलास प्रेस किस शहर में था? जो खड़ग विलास जो प्रेस था वो किस शहर में था, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो प्रेस था पटना में था, यानी विकल्प जो डी सही हो जाएगा। तो देखिए बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, महत्वपूर्ण पत्रिका थी, महत्वपूर्ण जो प्रकाशक थे, इन सारी चीज़ों को भी देखना है। तो बिहार से संबंधित भी हम लोग जो है करेंगे, बिहार के रचनाकार और पत्रिका को भी देखेंगे। तो एक एक चीज़ को हम लोग देखते चलेंगे और 15 से 20 दिन में जो है स्टेट बिहार स्टेट 2025 पेपर 2 का क्लास खत्म हो जाएगा और पेपर 1 का भी खत्म हो जाएगा। निम्न में से किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो करम का सिपाही, जो अमृत राय उनके पुत्र थे प्रेमचंद के, उसके जो रचना है करम का सिपाही, उसके लिए जो है मेरा था, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, तो के बिरला जो फाउंडेशन देता है वो सरस्वती सम्मान देता है, यानी विकल्प ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है, तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा? तो भारत भारती सम्मान वहाँ से दिया जाता है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न,
क्या कहता है, कैसे प्रश्न को पूछा जाता है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा को उनकी रचना है यामा, उसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रानंद पंत को जो है चिदम्बरा के लिए मिला था और प्रथम हिंदी में जो है मिला था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1968 में चिदम्बरा के लिए। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किसे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसमें देखिए केदारनाथ सिंह को जो है प्राप्त हुआ है, यानी विकल्प जो सी बी है सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ? तो राजभाषा नियम कब जो है बना था? तो राजभाषा अधिनियम जो बना था 1976 में बना था, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो किसकी राजभाषा हिंदी नहीं है आपसे पूछा गया है, और इसका जो आंसर माना है उत्तराखंड माना है, लेकिन ये जो है गलत आंसर माना गया है, यानी विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? तो क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है आपको बताना है। तो देखिए बिहार जो है क क्षेत्र में आता है, यानी विकल्प जो सी है सही हो जाएगा। तो बिहार राजभाषा जब हम पढ़ेंगे तो इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन किया गया है? तो संसद में जो वर्णन किया जाता है अनुच्छेद 120 और विधानसभा में जो किया जाता है अनुच्छेद 210। तो ध्यान में रखिएगा, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष राजभाषा अधिनियमित किया गया? तो कब किया गया अधिनियमित, ये आपसे पूछा गया है। तो 1963 में अधिनियमित किया गया है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया है राष्ट्रीय सम्मेलन का, ये आपको पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है, तो इसको बनाना है। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयाग था उसको राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया था। विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की मान्यता प्रदान की थी? तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को जो मान्यता प्रदान किया था वो करने वाले महात्मा गांधी थे, यानी विकल्प बी थे, बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी जो है राजभाषा बन के रह गया है, जबकि महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा के रूप में इसे देखना चाहा है। तो ये जो है विकल्प भी सही हो जाएगा। तो आज मैंने बिहार स्टेट पेपर 2 का जो प्रश्न था वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया, यानी बिहार स्टेट पेपर 2 का जो 2023 में प्रश्न पूछा गया है उसको प्रस्तुत किया, और हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और तैयारी करते रहें, और ये 100 प्रश्नों में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। आप लोग पहली बार जो है स्टेट में बैठिएगा तो कंप्यूटर पे अभ्यास कर लीजिएगा, और जब प्रश्न को बनाने जाइएगा तो उसके लिए जो है हम गाइडलाइन करेंगे कि कैसे आपको प्रश्न को बनाना है, कैसे क्या करना है, उसके बाद हम चर्चाएं होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, और चैनल से जुड़े रहिएगा। 15 से 20 दिन में हम लोग स्टेट पेपर 2 का क्लास को ख़त्म करने का टारगेट रखें, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, समय से देखते रहिएगा। अगर आप स्टेट पेपर 2 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया आप 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, आपका स्टेट 100% रिजल्ट हो जाएगा। अलग से कोई पुस्तक या प्रैक्टिस सेट देने की आवश्यकता नहीं है, हम जितना देंगे आपकी तैयारी के लिए काफ़ी है। तो चैनल पे बने रहिए, और हम लोग जो है मिलते रहेंगे। 11 तारीख से 19 तारीख तक जो ऑनलाइन करने का डेट है, आप लोग जो है जल्द ही कर लीजिएगा, पहले कर लीजिएगा, तो सेंटर जो है नज़दीक मिलेगा, और आपका जो है
टेंशन मुक्त रहिएगा। तो जल्दी से कर के और तैयारी में लग जाइएगा, चिंता फ्री होकर के, और सारा चिंता जो है मेरे ऊपर दे दीजिए, हम जो है आपका तैयारी करवाएंगे। ये आप टारगेट करके चलिए और आपका जो तैयारी है मेरे ऊपर होगा, और हम जो है आपकी जो भावना है, आप जो हमें विश्वास के साथ देखें हैं चैनल को, उस पर हम खरा उतरेंगे और 100% आप सभी का रिजल्ट रहेगा। ये मेरी जो है मार्गदर्शन में किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें और जो है अध्ययन करते रहें। आपका दिन शुभ हो, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।